तो ईरान एक बार फिर से मजबूत हो गया है क्योंकि उसने अपनी साउथ पार्स फैसिलिटी को फिर से ठीक कर लिया है। अब ये कैसे ठीक हुई है और ईरान कैसे ताकतवर हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले साउथ पार्स कैसे ठीक हुआ। ईरान के इंजीनियर्स की बड़ी कामयाबी है ये। सीज फायर के दौरान साउथ पार्स के हालात सामान्य किए गए और हमले में तबाह हुई पाइपलाइंस को दोबारा से चालू किया गया है। मलबा हटाया गया, टूटे हुए सेक्शंस बनाए गए और अपग्रेड हुए। जंग के पहले के स्तर पर आई ऑयल फैसिलिटी पर इजराइल ने अटैक कर दिया था। गैस और तेल की सप्लाई का ये अहम केंद्र है साउथ पार्स, जिसे एक बार फिर से ठीक किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि ईरान के पास आखिरकार कौन कौन सी टॉप मिसाइलें हैं। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन मिसाइलों के नाम का जो कि सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाती है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी खासियत क्या है? इसकी मारक क्षमता 1400 से 1500 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से ये लैस है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आती है इनकी खुर्रमशहर 4 जो कि सबसे भारी और विध्वंसक है। इसकी खासियत ये है कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। वॉरहेड वजन ये 1500 से 1800 किलोग्राम अपने साथ लेकर के जा सकता है। ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में ये शामिल है और इसने इजराइल में भारी तबाही भी मचाई है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखती है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। अब सेजल के बारे में बात करते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर की है। ये ठोस ईंधन पर या सॉलिड फ्यूल पर भी चल सकती है। ठोस ईंधन के कारण तेजी से लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन को संभालने का बहुत कम समय इसकी वजह से मिलता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है, यानी आवाज से भी, ध्वनि से भी 13 गुना ज्यादा। सटीक गाइडेड मिसाइल इमद के बारे में जानते हैं। इसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है और सटीकता बेहद उच्च है। इसके अलावा ये री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है और लॉन्च के बाद भी दिशा नियंत्रित कर सकती है। अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। फिर आती है गदर 110 जो कि 1650 से 1950 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ईरान की पुरानी शाह 3 मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है। पहले चरण में तरल ईंधन और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग इसमें होता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता इसमें है। क्रूज मिसाइलें भी हैं उनके पास, जिसमें पावे और सुमार हैं। इनकी मारक क्षमता 1350 से 2500 किलोमीटर की है। जमीन के बेहद करीब ये उड़ान भरती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। किसी और तरफ एम किया गया होगा लेकिन उसे वापस से उसकी दिशा को रुख को बदला जा सकता है। कम रडार प्रोफाइल के कारण इन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन होता है और दुश्मन के ठिकानों पर अचानक और सटीक हमला करने में यह सक्षम होती है। ईरान के पास हजारों घातक कामिकाज और टोही ड्रोन का जखीरा भी है, जिनमें शाहिद, अराश और मोहजेर सीरीज के ड्रोन सबसे प्रमुख हैं। अब ये किस तरीके से अमेरिका और इजराइल का काल बने हैं उनके बारे में जानिए। शाहिद 136 सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में। ईरान का ये सबसे प्रसिद्ध हमलावर ड्रोन है और रूस यूक्रेन जंग में रशिया ने भी शाहिद 136 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, जो उसे ईरान से ही मिला था। उसके बाद शाहिद 136 की रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, जो अपने आप में इसे पावरफुल बना देता है। कम लागत में और भारी तबाही मचाने में ये सक्षम है। यही इसकी खासियत है कि कम पैसों में बन जाता है और भारी तबाही साथ लेकर के आता है। अब अराश के बारे में बात करते हैं। ये 136 से भी ज्यादा उन्नत और तेज ड्रोन है। कैसे? इसकी मारक क्षमता शायद से लगभग 200 किलोमीटर अधिक है। उसकी 2000 किलोमीटर और इसकी उससे भी 200 किलोमीटर अधिक है। अराश ड्रोन भारी पेलोड ले जाने में अपने आप में सक्षम है, जो कि शायद 136 नहीं कर सकता है। यह अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर के समान है। इसे उसकी ही कॉपी माना जाता है अराश को। शायद 129 ये एक लड़ाकू और टोही ड्रोन है। लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सर्विलेंस के सबसे ज्यादा काम में आता है ये। मोहजोर सीरीज का 6 मोहजेर 6 जैसे ड्रोन मुख्य रूप से टोही ड्रोन है। मोहजेर इसमें प्रमुखता से है। निगरानी, सटीक मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल इसे किया जाता है। इसके बाद आता है कर्रार। निगरानी, सटीक मिसाइल हमलों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है कर्रार को, और निगरानी ये अच्छे से कर सकता है, इसलिए ये भी घातक ड्रोन की श्रेणी में ही आता है। ये तमाम वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही इस युद्ध में लेकर के आई है। इसीलिए तो अमेरिका को इतना बड़ा लॉस हुआ कि भारी भरकम हथियार, ज्यादा लागत से बने हुए हथियार, जो कि छोटे छोटे ड्रोन की ही भेंट चढ़ गए। वहीं ईरान से समझौते पर जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है।
अंतिम समझौते के साथ ही हॉर्मुज खुल जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि पहले ही तबाह की जा चुकी है ईरान की सेना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने बहुत पीछे धकेल दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब जेडी वेंस वैसे तो इस युद्ध के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनका ये बयान अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है कि जैसे ही समझौता हो जाएगा वैसे ही हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका की हट जाएगी, हॉर्मुज खुल जाएगा। ईरान की सेना हमने तबाह कर दी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमने पीछे धकेल दिया, ये जेडी वेंस का कहना है। हालांकि इन सबके बीच में भी समझौता चल रहा है, बातचीत की कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से परमाणु समझौते को अपने हिसाब से अमेरिका मोल्ड कर सके और उसे 20 साल पीछे खिसका सके, यानी 20 साल तक परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, ये उनसे वादा ले सके। वहीं हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गई हैं। हॉर्मुज में ये पहली बार नहीं हुआ, ईरानी सेना पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनके जहाजों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इस बार भी 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चला दी गई हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी निर्देश कई सारे जारी किए जा रहे हैं। निर्देश नहीं मानने के आरोप में ये एक्शन लिया गया है, ये भी बताया गया है। हॉर्मुज में ये लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिली है। हॉर्मुज के पास ईरानी सेना की जो ये कार्रवाई देखने को मिली है, इसके पहले अमेरिका ने ऐसी ही कार्रवाई की थी। ईरान की IRGC और उससे जुड़े हुए जो भी जहाज वहां से जा रहे थे, अमेरिका का कहना था वहां पर माइंस बिछाई जा रही थी हॉर्मुज में, हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया, वो नहीं माने, हमने हमला कर दिया और ये बंदर अब्बास पोर्ट पर भी किया गया था। 4 जहाजों को चेतावनी दी गई, ईरान के निर्देश नहीं मानने के आरोप में एक्शन लिया गया, ये ईरान की तरफ से बताया गया। दूसरी तरफ जेडी वेंस ये दावा कर रहे हैं, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है ईरान को, हमने उनके परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है, हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। अब बस इंतजार किया जा रहा है कि अंतिम समझौता हो जाए, इसके साथ हम हॉर्मुज को खोल दें। अभी अंतिम समझौता आखिरकार कब तक होगा, क्योंकि दुनिया भी टकटकी लगा करके बैठी हुई है कि मध्यस्थता में कुछ तो सही हो जाए। कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थता करवाई जा रही है दोनों देशों के बीच में कि आप आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाइए और वापस से युद्ध में मत लौटिए। हालांकि अमेरिका और आगे की सोच करके बैठा हुआ है दूसरे देशों पर हमला करने के बारे में। अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास किया, ईरान पर हमले किए, ईरान के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगा दी, लेकिन ईरान झुका नहीं। और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो वाकई अमेरिका के प्रयासों को नाकाम बताने के लिए काफी है। अब वो रिपोर्ट क्या है, आपको दिखाते हैं। जंग का बेहद संवेदनशील मुद्दा है हॉर्मुज, जहां पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने भी हॉर्मुज पर पहरा बिठाया ताकि ईरान के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके और उसे घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन उसकी ये कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही हैं। हॉर्मुज फिलहाल दुनिया के कई मुल्कों के लिए बीते करीब 1.5 महीने से बंद है। क्योंकि ईरान के बाद अमेरिका ने भी उसकी नाकाबंदी कर दी। बावजूद इसके ईरान तेल बेच रहा है, करोड़ों डॉलर की आय ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान रोजाना तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल तेल बेच रहा है। हॉर्मुज के बाहर अमेरिका की सख्त नाकाबंदी के बावजूद ईरान जमकर कच्चा तेल बेच रहा है। बताया जा रहा है कि तेल बेचने की इस प्रक्रिया को शैडो फ्लीट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो हॉर्मुज की नाकाबंदी के बाद ईरान ने अनुमानित तौर पर 70 मिलियन बैरल तेल बेचा। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शैडो फ्लीट के जरिए ईरान लगातार तेल बेच रहा है। ईरान इसके लिए पुराने तेल टैंकर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा तेल चीन को बेचा गया।
इसके बाद इंडोनेशिया और मलेशिया को सप्लाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने कच्चे तेल को सबसे पहले पुराने टैंकर्स में भरता है। इन टैंकर्स को एक साथ होर्मुज से निकालता है। ईरान के टैंकर होर्मुज के बाद तेजी से चीन की ओर बढ़ते हैं। टैंकर्स की सुरक्षा के लिए नाव से IRGC के कुछ जवानों को साथ भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने पुराने तेल टैंकर्स के नंबरों को स्याही से मिटा देता है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसे स्कैन न कर पाए। ऊपर के सामानों को काले तिरपाल से ढक देते हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी से निकलने के बाद जिन देशों की जल सीमा में प्रवेश करता है उससे संपर्क साध लेता है। पुराने तेल टैंकर से सप्लाई के लिए ईरान रिस्क ले रहा है। ईरान एक साथ कई तेल टैंकर्स को भेजता है ताकि उस पर आसानी से अमेरिका हमला न कर पाए। हालांकि कई बार उसके तेल टैंकर अमेरिका के रडार पर भी आ चुके हैं। अब तक 2 तेल टैंकर होर्मुज के बाहर ध्वस्त किए जा चुके हैं। साफ है कि ईरान पर होर्मुज की नाकाबंदी का भी कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। उसका तेल कारोबार बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करेगा, उसकी शर्तों पर समझौता करेगा? ऐसा मुश्किल लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।